हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है कठिन से सरल की ओर, तीसरा है सरल से सरल की ओर, चौथा है कठिन से कठिन की ओर। तो देखिए, गणित में जो होता है संकेंद्रीय पद्धति का मतलब यही होता है कि बच्चा क्या करे, एक सामान्य रूप से सरल सवाल को से कठिन की ओर जाए। ठीक ना, पहले बच्चे को सरल सिखाया जाएगा, सरल वाक्य सरल सवाल, उसके धीरे धीरे बात कठिन की ओर जाएगा तो बच्चा अस्थायी रूप से और जल्दी सीखेगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरल से कठिन की ओर। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में समांतर निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, विश्वसनीयता, ये तो जरूरी ही होती है। ठीक है, वैधता भी जरूरी होती है, और व्यापकता और परिणाम। व्यापकता जरूरी होती है लेकिन परिणाम जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रक्रिया सही से करेंगे, हल करने की प्रक्रिया आपकी सही होगी तो परिणाम ऑटोमेटिक सही आएगा। ठीक ना, इसलिए परिणाम का ध्यान न रख करके पहले प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा एक दोष नहीं है? पूछा है, नहीं है। ठीक ना, तो कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। बात गलत है, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे विषय के उद्देश्य से ही करेंगे। किसी विषय पर आप चर्चा करेंगे तो वह एक उद्देश्य ही होगा कि उसका उद्देश्य कुछ निकलना चाहिए। ठीक ना, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है, प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव होता है। ये बात सही है, प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव होगा, ये भी बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। ठीक बात, ये भी नहीं होगा। तो उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना, ये बात सही है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। जब दो राशियां A और B एक दूसरे का विलोम हो जाए तब उस स्थिति में निम्न में कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए, दिया है एक A बराबर AB, दूसरा दिया AB बराबर 1, A प्लस बी बराबर 1 और A माइनस बी बराबर 1। विलोम का मतलब होता है कि मान लीजिए 1 है ना, यह 1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। ये एक विलोम का, इसका विलोम करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक ना, 1/2 का विलोम 2 आएगा। उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। जैसे A और B बराबर 1 है तो B बराबर 1/A आएगा। क्या हो जाएगा, A और B का क्या है, विलोम है। ठीक ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है। देखिए, अगर चतुर्भुज की रचना करना है तो क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 4 भुजाओं का ज्ञात हो, नहीं, केवल 4 भुजाओं का ज्ञात होने चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। दूसरा है 3 भुजाओं तथा एक विकर्ण ज्ञात हो, नहीं, 3 भुजा और एक विकर्ण ज्ञात होगा तो भी चतुर्भुज बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। चौथा है 4 भुजा तथा एक कोण ज्ञात हो, ठीक बात है। और चौथा है 4 कोण और एक भुजा ज्ञात हो, अगर 4 कोण भी ज्ञात होगा तो भी नहीं बना पाएंगे। 3 कम से कम 4 भुजा और एक कोण ज्ञात होगा तभी चतुर्भुज बना पाएंगे। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। दो वृत्त जिनके अर्धव्यास क्रमशः 2.6 तथा 1.6 है, इनके बीच की दूरी 4.2 है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, एक वृत्त दूसरे वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, नहीं, नहीं करेगा। ठीक ना, दूसरा है दो वृत्त एक दूसरे को काटता है, नहीं काटेगा।
दोनों वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी बात गलत है, नहीं काटेंगे एक दूसरे को। और चौथा है दोनों वृत्त एक दूसरे को बा स्पर्श करेंगे, ठीक ना, ये बात सही है। दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को बा स्पर्श करेंगे। जैसे तो बताते हैं कैसे। देखिए ये है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक, दूरी इसकी। और कह रहा है कि एक वृत्त का अर्धव्यास कितना है, 2.6। अर्धवृत्त का व्यास का मतलब मान लो यहाँ 2.6 आ जाएगा, तो एक वृत्त ऐसे बनेगा, ठीक। दूसरा कह रहा है 1.6 है, तो इसका वृत्त ऐसे बनेगा, इसको स्पर्श करते हुए, ठीक ना। क्योंकि 4.2 दिया है, तो 4.2 कैसे होगा, जब इसको जोड़ेंगे 2.6 और 1.6 को, तो ये आएगा 4.2। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे पर क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। कक्षा अध्यापक में गणित कर है, कक्षा अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करके उत्तर बताने को कहा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इसकी एक चौड़ाई है, और तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि सभी छात्रों ने 4/2 उत्तर दिया तो इससे स्पष्ट होता है कि उस छात्रों को निम्न में आवश्यक ज्ञान नहीं है। कह रहा है कि एक अध्यापक है, वह क्या कर रहा है, कक्षा में एक प्रश्न हल करने के लिए दिया और कहा कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इसकी एक चौथाई है। मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई उसकी क्या है, एक चौथाई है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो छात्र ने जवाब दिया 4/2। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि कौन आवश्यक ज्ञान इसको नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को गुणा करने का ज्ञान नहीं है। गुणा वाली बात नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि एक चौथाई की बात किया ना, तो 1/4 होना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा कह रहा है उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं है, ठीक बात। तीसरा कह रहा है उन्होंने अध्यापक की बात पर ध्यान से नहीं सुना, तो बात गलत है। उन्हें गणना संबंधित ज्ञान नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि भिन्न का ज्ञान नहीं है, ठीक ना। भिन्न का ज्ञान रहता तो 1/4 बताता, और अध्यापक के अनुसार क्या बता रहे हैं, 4/2 बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दूसरा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा। कह रहा है अगर गणित में आपकी नियुक्ति किसी स्कूल में कक्षा 5 के स्कूल में हो जाती है और गणित के आप अध्यापक हैं, तो आप पहले दिन अगर स्कूल में जाएंगे तो प्रथम कार्यकाल आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, ठीक ना। दूसरा है उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना। तीसरा है अपने विषय में अपनी योग्यता बनाना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए जब आप बच्चे में पहले दिन ही क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चे को कितना ज्ञान है और उनकी भावना क्या है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चा किस प्रकार का ज्ञान, कितना ज्ञान है किसको, उसी हिसाब से उसी के स्तर से आप पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दो अभाज्य संख्या ए और ए बी। तो देखिए ए नहीं है, यह जो ए है यह वह है, ठीक ना। ए वह बी, उनका लॉस निकालने के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दो अभाज्य संख्याओं का लॉस उनका भागफल होगा। दूसरा है दो दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लॉस होगा, ठीक बात है, क्योंकि ए है और बी का लॉस निकालेंगे तो ए बी का गुणा कर देंगे, यही होगा ही, ठीक ना। जैसे 3 और 5 का निकालना हो तो 3 और 5 का गुणा करते लॉस निकल जाता है, उसी प्रकार, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अब 10 है मोहन दिए गए अंकों 6, 2, 7 और 4 तथा 3 से बड़ी संख्या
बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त से उसे प्रत्येक विषय अंक को 2 बार तथा प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग करना है, तो सही संख्या क्या होगी। कह रहा है मोहन को अंक दिया गया है 6, 2, 7 और 4 तथा 3 से बड़ी बड़ी संख्या बनाना है, ठीक ना। तो कह रहा है किंतु प्रश्न की शर्त यह है कि प्रत्येक विषम अंक को 2 बार तथा प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग करना है, तो सही संख्या क्या होगी। कह रहा है प्रत्येक अंक को 2 बार क्या करना है, विषम अंक को 2 बार। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है विषम अंक 2 बार। तो एक ऑप्शन 1 में है और एक ऑप्शन 3, 2 में भी है और 4 में भी है, ठीक ना। और फिर कह रहा है फिर 2 सम संख्या, तो दो सम संख्या इसमें भी, इसमें नहीं है क्योंकि 2 बार 6 6 दे दिया है, तो 2 बार 6 नहीं लाना है, सम संख्या एक ही बार लिखना है, ठीक ना। 2 सम संख्या को एक एक बार लिखना है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर ठीक है, इसमें है एक सम और एक सम है और दूसरा सम है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है फिर क्या करना है कि 2 विषम लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 2 विषम नहीं लिखा गया, 4 फिर दे दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 विषम है फिर एक सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए ऑप्शन नंबर 1 चौकोर, गोल व आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाए। दूसरा है भिन्नों का जोड़ व घटाव समझाए। तीसरा है अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाए। चौथा है अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाए। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर भिन्न का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो देखिए एक चौकोर या गोला या आयताकार आकृतियों या वस्तुओं को में उनको इकाई मानते हुए भिन्न में भाग को समझाना चाहिए, ठीक ना, चित्रात्मक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12 कहता है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना, ठीक है। दूसरा देखते हैं विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझाना, ये भी ठीक है। तीसरा देखते हैं प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करना, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भिन्न की तुलना करते समय राधा में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि भिन्न 7/11 अंश व हर में समान वृद्धि हो रही, अतः दोनों भिन्न का समान मान क्या होगा, समान रहेगा। राधा के इस स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि 5/9 के क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन ही क्या है, ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। क्वेश्चन है 7/11 है और 5/9 होना चाहिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक नहीं, क्वेश्चन गलत है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, इसको छोड़ते हैं। 3657 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर एक संख्या से है जो कि होगी। ऑप्शन नंबर 1 सदैव भाज्य होगी, दूसरा है सदैव सम संख्या होगी, तीसरा है 3 से विभाज्य है और चौथा है दोनों का अंतर शून्य होगा। तो देखिए कह रहा है कि 3657 में 5 के स्थानीय मान, तो देखिए तो इसका मतलब है कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान हम निकालते हैं, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। और कह रहा है कि जातीय मान का अंतर, जातीय मान का मतलब 5, जाति क्या है इसकी 5 का ही अंतर, घटा देंगे तो यह आ जाएगा
45, तो 45 3 से विभाज्य होगी, सही बात है, 3 से ये विभाज्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। राम से अध्यापक ने कहा एक तथा, अब देखिए क्वेश्चन सही हो गया, क्वेश्चन गलत ही था तो उसको सही किए है। कह रहा है राम से अध्यापक ने 1/4 तथा 7/2 को जोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने गलती से घटा दिया, तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, उसे भिन्न का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है उसे जोड़ का मान नहीं ज्ञान नहीं है, ठीक ना, इसलिए जोड़ सीखने में नहीं सीख पा रहा है। तीसरा है उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात का ध्यान से नहीं सुना, ठीक बात है, आ तो रहा है जोड़ने, लेकिन वो क्या कर रहा है, जब घटा ले रहा है तो जोड़ तो लेगा ही, अध्यापक बात को ध्यान से नहीं सुना, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। स्कोर्टिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं, तो ठीक। दूसरा है अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्र की पहुंच के भीतर होती है। तीसरा, अच्छी इकाई योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा, इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का आदर किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।